नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं यूपी पुलिस परीक्षा के विगत परीक्षाओं में पूछे गए रीजनिंग के टॉप 10 ऐसे प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए निर्देश दे सकते हैं कि आगामी परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं स्क्रीन पर यह पहला प्रश्न। देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये न्याय वाक्य का प्रश्न है। इसमें कथन में लिखा हुआ है सभी शिक्षक लड़के हैं, तो हम वे नारे किसका बना ले रहे हैं, सभी शिक्षक। तो जो ही सभी का है तो मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूं कि ऐसा चित्र बनना चाहिए। भीतर वाले वृत्त में सभी के साथ जुड़ा हुआ शब्द यानी कि शिक्षक, और बाहर वाले वृत्त में जो बचा हुआ शब्द यानी कि लड़के। अब दूसरा कथन बोल रहा है कुछ लड़के छात्र हैं। कुछ लड़के छात्र यानी कि बाहर वाला बड़ा वृत्त, तो कुछ लड़के छात्र, तो बाहरी वृत्त को काट के हम छात्र बना लेते हैं। लेकिन यहां पर एक बात याद रखिएगा, मैं बार बार बताता हूं, जब कोई ऐसा वृत्त बने, जब सभी वाला चित्र बने ये वाला, और उसके बाद कोई ऐसा चित्र बने जिसमें बाहरी वाले वृत्त को काटे, तो एक और वृत्त बनता है जिसमें भीतरी वाले वृत्त को भी काटता है। इसे तार्किक रूप से भी प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन इतना हम समय इस पर नहीं देंगे। यहां पे लिखा हुआ है शिक्षक और भीतर बाहरी वृत्त में है लड़के, और अब छात्र वाला वृत्त इस बार भीतर भी काट देगा क्योंकि यह संभव है। यानी जब बाहरी वृत्त को काटेगा कोई वृत्त तो एक और चित्र बनता है जिसमें भीतरी वृत्त को भी काटता है। आप रट लीजिए, और निष्कर्ष जब तक दोनों ही चित्रों पर सही साबित नहीं होगा हम निष्कर्ष को सही नहीं मानेंगे। अब निष्कर्ष एक में बोल रहा है कुछ छात्र लड़के हैं, तो देखते हैं कुछ छात्र लड़के, इसके हिसाब से बात सही है। इसके हिसाब से तो कुछ छात्र लड़के हैं, इसके हिसाब से भी बात सही है। जब दोनों ही के हिसाब से सही है तो बराबर पहला वाला निष्कर्ष सही है। अब दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष 2, कोई शिक्षक छात्र नहीं है। कोई शिक्षक छात्र नहीं है, इस चित्र के हिसाब से तो सही है, क्योंकि देखिए शिक्षक इतना दूर है और छात्र इससे दूरी बनाकर है, यानी कि कोई शिक्षक छात्र नहीं, इसके हिसाब से तो बात सही है। अगर इससे पूछेंगे तो लेकिन इसके हिसाब से कोई शिक्षक छात्र नहीं है वाली बात गलत है, क्योंकि ये कह रहा है कि कुछ शिक्षक, ये वाला भाग जो है छात्र हैं, यानी इसके हिसाब से बात ये गलत है। तो सही गलत बराबर गलत, यानी केवल निष्कर्ष 1 हमारा सही होता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है विकल्प ए कि केवल सिर्फ निष्कर्ष 1 सहमत है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें लिखा हुआ यदि सीना टीना से दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पर है, यानी कि यह दिशा परीक्षण का प्रश्न है। आपको 8 दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आपको होगा भी। तो सीना टीना से दक्षिण पश्चिम है, जब ऐसा लिखा है सीना उसके बाद लिखा है टीना, तो दूसरा नाम आप पहले बना देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सीना उसके बाद लिखा है टीना, तो आप सबसे पहले टीना बना दीजिए। तो यहां पे लिख दिया आप टीना। अब सोचिए कि सीना किधर है, तो सीना टीना के किधर है, टीना के दक्षिण पश्चिम। तो समझ में नहीं आया तो प्लस की कल्पना करके, तो यह है दक्षिण और यह है पश्चिम, यानी इन्हीं दोनों के बीच में सीना किधर है, तो टीना के दक्षिण पश्चिम में है, और कितना, तो 40 मीटर, यानी यहीं पर है सीना। अब अगली लाइन में लिख रहा है रीना सीना से दक्षिण पूर्व की ओर है। रीना किधर है, तो सीना से दक्षिण पूर्व, तो अब इसका दक्षिण पूर्व कौन होगा, तो यहां पे प्लस बना लीजिए। ये दक्षिण है, ये पूरब है, दक्षिण पूरब के बीच में, यानी ये वाली दिशा दक्षिण पूरब हो जाएगी। तो यहीं पे कौन है, सीना, रीना सीना से, यानी कि यहां पर है रीना, और ये भी दूरी है 40 मीटर, इसलिए इतनी दूरी पर इसे भी हमने बना दिया। अब पूछा जा रहा है इसमें फिर रीना टीना के सापेक्ष में, यहां पर ध्यान दीजिए, टीना के सापेक्ष में, सापेक्ष में या लिखा रहे से, जिस नाम के आगे सापेक्ष में संदर्भ में सापेक्ष में से लिखा रहे, तो उसी नाम के पास प्लस की कल्पना करना चाहिए और वहीं से खड़े होकर देखना चाहिए कि अगला नाम किधर है। तो इसमें किस नाम के आगे सापेक्ष लिखा है, तो रीना टीना के सापेक्ष में, टीना के बाद सापेक्ष लिखा है, इसलिए जहां पे टीना लिखा है वहीं पे प्लस की कल्पना कर लीजिए या बना लीजिए, और वहीं बीचों बीच से खड़े होकर देखिए जो अगला नाम है, यानी किसके बारे में पूछ रहा है कि रीना के बारे में। तो रीना किस दिशा में है, तो ये इससे ठीक दक्षिण दिशा में, नीचे दक्षिण दिशा, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है विकल्प डी दक्षिण। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कमजोर तर्क और प्रबल तर्क से संबंधित। कथन को ध्यान से पढ़ना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए, और उसके बाद बताना चाहिए कि ऊपर दिए गए कथन से के आधार पे नीचे दिए गए तर्कों में से कौन सा तर्क प्रबल है या कमजोर है।
तो कथन में कहा जा रहा है क्या सरकार को दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, यानी दाल को, जो दाल है उसे विदेशों में भेजना या बेचना प्रतिबंधित कर देना चाहिए। तो अब इसका जो निष्कर्ष कहा जा रहा है, तर्क कहा जा रहा है, हाँ या ना में तर्क होता है, लेकिन ये आपको यही बताना होता है, हाँ में भी हो सकता है तर्क प्रबल हो या ना में भी प्रबल हो, बस आपको यही बताना होता है कि किसके बात में दम है, किसके तर्क में दम है। तो तर्क एक करा कि हाँ, यानी कि हाँ कहने का मतलब हाँ दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, यानी बाहर जाने पर रोक लगा देना चाहिए। तो कारण क्या दे रहा है, इससे भारत में दालों की कीमत कम हो जाएगी। तो सही बात है, अगर आपके पास 100 किलो दाल है या 100 कुंटल दाल है, आप इसमें से 50 किलो बाहर भेज देंगे, 50 टन बाहर भेज देंगे, तो 50 टन आपके पास रहेगा, तो कीमत बढ़ जाएगी। और जब दाल सारा का सारा जब भारत में ही रह जाएगा, जितना भी उत्पादन होता है, तो निश्चित रूप से दालों की कीमतों में गिरावट जरूर आएगी। यानी पहला तर्क यहां पर सही प्रतीत होता है। दूसरा तर्क देखिए, नहीं का मतलब दालों के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। कारण क्या दे रहा है, इस निर्णय से निर्यात उद्योग में नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। यानी कि दालों पर, केवल दालों पर प्रतिबंध लगा देने से निर्यात उद्योग की सारी नौकरियों को ही कर समाप्त हो जाएगी। तो क्या केवल भारत दाल ही निर्यात करता है, यानी कि केवल दाल पर के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से निर्यात उद्योग की नौकरियां ही समाप्त हो जाएंगी, ये कहना बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर होगा। इसलिए दूसरा तर्क यहां पे प्रबल नहीं है, कमजोर है, दमदार नहीं है, यानी केवल तर्क एक यहां पर प्रबल है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ए। अब देखिए अगला प्रश्न है नॉन वर्बल रीजनिंग का। तो इसमें एक वृत्त दिया हुआ, ध्यान से देखिए, वृत्त के बाद एक तो पहले वृत्त है, उसके बाद एक और वृत्त दे रहा है। इसमें अंतर क्या है, तो इसमें एक वर्ग बना दे रहा है। फिर उसके बाद एक और वृत्त है, लेकिन वो वृत्त सोया हुआ है। ये अंडाकार जो है ये खड़ा अंडा था, तो इसमें वर्ग बना। इसमें सोया हुआ अंडा है, तो इसमें सोया हुआ वर्ग बनना चाहिए, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है विकल्प ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कैलेंडर से संबंधित। इसमें पूछ रहा है कि 1 फरवरी सन 2000 से लेकर 31 मार्च सन 2000 और दोनों तिथियों को मिलाकर कुल कितने दिन होंगे। तो इसके लिए कोई भी पेन चलाने की जरूरत नहीं। जितने प्रश्नों में मैं अभी तक पेन चला रहा हूं, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए चला रहा हूं, आपको पेन चलाने की कतई भी जरूरत नहीं है। देखिए इस प्रश्न को लिखा हुआ है 1 फरवरी से 31 मार्च तक का कुल दिन बताना है। तो आपको पता होगा फरवरी 28 की होती है, लेकिन जब लीप वर्ष होता है, अधिवर्ष होता है, तो फरवरी 29 की हो जाती है। और लीप वर्ष कैसे पकड़ते हैं, तो जिस वर्ष में 4 या 400 से भाग देने पर पूरा भाग चला जाए तो वो लीप वर्ष होता है, और पूरा भाग न जाए तो वो साधारण वर्ष होता है। जिस वर्ष के लास्ट में डबल जीरो दिखाई दे उसे 400 से भाग कटाकर चेक करते हैं, और जिसके लास्ट में डबल जीरो ना हो उसे 4 से कटाकर चेक करते हैं। अगर कट जाए पूरा तो वो लीप वर्ष होता है। तो यहाँ 2000 के लास्ट में डबल जीरो है, इसलिए हम इसे 400 से विभाजित करके चेक करेंगे। तो 400 से घटाने पर 2000 पूरा विभाजित हो जाएगा, यानी कि ये 2000 सन जो है ये लीप वर्ष है, यानी फरवरी 29 की होगी। तो 1 फरवरी से लेकर यानी कि फरवरी में 29 दिन और 31 मार्च तक, तो 29 दिन फरवरी की और 31 दिन मार्च का, टोटल हो गया 60 दिन। मुझे बताने में टाइम लगा, आपको लगाने में टाइम नहीं लगा होगा। आंसर हो गया सी। अब अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न। इसमें लिख रहा है मौखिक संबंध कहना। तो श्रव्य के संबंध में क्या होगा, यानी मौखिक, आपने मौखिक टेस्ट दिया होगा, यानी कि मुंह से पूछा हुआ, यानी मौखिक यानी मुंह से, और इसका संबंध होगा कहना। तो श्रव्य मतलब होता है जैसे दृश्य मतलब देखना, उसी तरह श्रव्य मतलब सुनना। हमारा आंसर हो जाता है डी। अब देखिए अगला प्रश्न, इसमें लिखा है 100, 121, 144, 169। जिसको भी वर्ग या घन याद होगा उसे आसानी से देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये वर्ग के आधार पर दिया गया प्रश्न है। 100 का मतलब 10 का वर्ग, 121 का मतलब 11 का वर्ग, और उसके बाद 12 का वर्ग, 169 यानी 13 का वर्ग। अब 14 का वर्ग आपको करना है, यानी हमारा आंसर आ जाएगा विकल्प बी 196। अब देखिए अगला प्रश्न लिखा है KOS। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो जहां से चलते हैं उसको छोड़ के जहां पहुंचते हैं उसको लेकर, तो K को छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं। L M N O 4 उंगलियां लगी, यानी कि 4 का अंतर। लिखेंगे नहीं, बस आप मन में ही समझ जाएंगे। ये सब लिखने की जो मैं लिख रहा हूं जरूरत नहीं है। फिर O को छोड़ के अब S को लेकर गिनेंगे, तो O के बाद P Q R S, यानी फिर 4 लगा। ये भी लिखने की जरूरत नहीं, बस मन में। ये सारा काम मौखिक होगा, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। आप मन में कर ले कि 4 का अंतर है, तो S में भी 4 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा। S को फिर से छोड़ दीजिए, T U V W। तो W किस विकल्प है, तो विकल्प D में है, तो हमारा आंसर हो गया विकल्प D। अगला प्रश्न वेन आरेख से संबंधित है, तार्किक वेन आरेख से संबंधित है। लिखा है खेल फुटबॉल और छिपकली।
तो आसानी से आप पकड़ सकते हैं। सभी फुटबॉल खेल के अंतर्गत, सभी दुनिया में जितना फुटबॉल है वो सारा का सारा फुटबॉल क्या कहलाता है? तो एक खेल कहलाता है, यानी खेल का कुछ हिस्सा फुटबॉल है। और छिपकली ना तो फुटबॉल है ना खेल है, यानी कि छिपकली अलग हो जाएगी, यानी हमारा आंसर हो जाता है विकल्प ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए इस प्रश्न में लिखा हुआ है एक कक्षा में स्वर्ण का ऊपर से 16वां स्थान और नीचे से 6ठा स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो जब ऐसा प्रश्न यानी कि कुल पूछा जा रहा है, जब कुल पूछा जाए प्रारंभ से और अंत से स्थान दिया रहा है, तो ट्रिक है कुल स्थान बराबर प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान, और लास्ट में -1 है। यही याद रखने वाली बात है। कब? जब कुल स्थान पूछेगा तब। कुल पूछेगा तो लास्ट में -1 है, +1 नहीं है। तो ऊपर से स्थान 16वां, नीचे से स्थान 6वां। 16 6 22, और 22 में से ट्रिक के हिसाब से 1 निकाल देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी 21। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।